हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैथ्स विषय में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में। भैया मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट है एक, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इजी टॉपिक है। मतलब इससे अगर क्वेश्चन आते हैं तो समझ के चाहिए चलिए कि आपके फ्री के मार्क्स आ गए हैं, और मतलब मजे आ जाते हैं आपको ना। ठीक है, इससे क्वेश्चन ज्यादा बड़े बनते नहीं है, क्योंकि बने बड़े बनेंगे तो आपसे सॉल्व होंगे नहीं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कैलकुलेटर में बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना या फ्रेम करना शुरू करता है तो वो इतना बड़ा क्वेश्चन बनाता है कि वो कैलकुलेटर के बिना या हल्की फुल्की कैलकुलेशन में हो पाए। ठीक है, तो कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस में जब हम बात करते हैं मतलब चीजों के बारे में, तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट होता है कोरिलेशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये रिग्रेशन पे पहुंचता है, और उसके बाद में क्या होता है कि ये दोनों मिक्स होकर एक कंबाइंड क्वेश्चन इसके बनते हैं हमारे पास में। तो क्या होता है, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन एनालिसिस पे। कोरिलेशन एनालिसिस पे हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसको लेके जाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में रिग्रेशन एनालिसिस पे, और इसको फिर हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरिलेशन एनालिसिस पे। कोरिलेशन होता क्या है, सबसे पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद एसोसिएशन अमंग टू और मोर सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब अब होता क्या है, इसको हम टू और मोर सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम एक तरह से एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं बाईवेरिएट डेटा। बाईवेरिएट डेटा। बाईवेरिएट डेटा क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। एक्चुअल में वेरिएट का मतलब है वेरिएबल, है ना। बाई का मतलब दो, है ना। तो अगर आपके पास में दो ऑब्जर्वेशन या दो वेरिएबल डेटा है ना, दो वेरिएबल में डेटा है आपके पास में, तो उनके बीच में एसोसिएशन अगर हमारे को देखना हो, दो या दो से ज्यादा, मतलब बाईवेरिएट मतलब मैं दो के लिए बोल रहा हूँ, या मल्टीवेरिएट डेटा हो तो भी चलेगा। दो या दो से ज्यादा के बीच में कभी भी आपको रिलेशन निकालना हो, है ना, तो वो जो रिलेशन होता है वो जो होता है रिलेशन निकालने का, वो कोरिलेशन करता है। अब आप बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप, कुछ अजीब ही बोल रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा कुछ। तो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। देखो कोरिलेशन एनालिसिस करती क्या है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक रिलेशन में जैसे मतलब आपके पास में एक सेट ऑफ डेटा है 2 4 6 8, है ना 10। ये बहुत आसान सा डेटा होता है, मैं ले लेता हूँ हर बार ना। इसका आप मीन मॉड मीडियन सब कुछ निकाल ले रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मॉड मीडियन वेरिएंस, सब चीजें निकाल सकते हो आप, मीन डेविएशन निकाल सकते हो, हर चीज निकाल सकते हो आप इसकी। तो अगर मैंने आपसे बोला कि भैया ठीक है, आपने निकाल लिया सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने एक और डेटा लिखा वाई आई। ठीक है, वाई आई मैंने लिखा 13579। ठीक है, इसका भी आप निकाल सकते हो। बात ये नहीं है कि आप निकाल कह सकते हो, बात ये है कि क्या आप इन दोनों में कोई रिलेशन ढूंढ सकते हो। तो कोरिलेशन क्या करता है, कोरिलेशन ये बताता है कि पहले वेरिएबल डेटा की रिस्पेक्ट में, यानी पहली ऑब्जर्वेशन की रिस्पेक्ट में दूसरी ऑब्जर्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या दूसरी ऑब्जर्वेशन की रिस्पेक्ट में पहली ऑब्जर्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, जैसे सपोज करो पहली ऑब्जर्वेशन बड़ी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी एक्सआई जो है वो जल्दी 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 बढ़ता जा रहा है। इसके रिस्पेक्ट में वाई आई, यानी ये सेकंड डेटा जो है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यानी ये जो इफेक्ट निकालने का काम होता है, यानी क्या एक्सआई की रिस्पेक्ट में अगर एक्सआई बढ़ रहा है 2 4 6 8 10, तो क्या वाई आई भी बढ़ रहा है 1 3 5 7 9, बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या पॉजिटिवली बढ़ रहा है, नेगेटिवली बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है ना, क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पे। तो ये जो इफेक्ट बताने का काम होता है, इसको बोलते हैं हम कॉमन रिलेशन निकाल रहा है, ये एक्स आई वाई आई की टर्म में, या वाई आई एक्स आई की टर्म में, यानी एक्स आई का रिलेशन वाई आई पर, या वाई आई का रिलेशन एक्स आई पर, है ना। जब भी हम ऐसा कॉमन रिलेशन निकाल पाए, तो इस कॉमन रिलेशन को निकालने का काम जो करता है वो करता है कोरिलेशन एनालिसिस। अब आप बोलेंगे सर क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए हमारे पास में है प्राइस, है ना, प्राइस है, और यहाँ पे है डिमांड। ठीक है, प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है आपका, है ना। जब भी हम मान लेते हैं मार्केट एनालिसिस पे बात करते हैं, तो प्राइस एंड डिमांड के ऊपर बात करते हैं, कॉमर्स में आता है ये टॉपिक, है ना। तो प्राइस एंड डिमांड में मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। सपोज करिए आप जो हैं, देखो आप सारे के सारे, आप में से ज्यादातर लोगों ने हॉस्टल लाइफ जी होगी, है ना, हॉस्टल लाइफ, या अकेले रहे होंगे। अकेले रहने पे हमारा जो है ना सुख दुख का साथी एक बिस्किट होता था, जिसका नाम था पार्ले जी। पार्ले जी, है ना। ये बिस्किट जो है, इस पे एक छोटा सा बच्चा बना रहता था, और ये बिस्किट हमारे सबसे काम का बिस्किट था। यानी इस बिस्किट को खा के आपने अपने ज्यादातर जो, मतलब मैं बोलता हूँ ना, ब्रेकफास्ट वो पूरा करा है। ठीक है, पार्ले जी की डिमांड जो है ना वो बहुत ही ज्यादा है। जब भी हम क्राउड में पूछते हैं ना, किसी भी इंसान से पूछते हैं कि भाई क्या खाओगे, तो पार्ले जी को वो मना नहीं करते, है ना। तो पार्ले जी की डिमांड बहुत है। अगर सपोज करो पार्ले जी की डिमांड क्यों है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप बोलोगे सर अच्छा बिस्किट है, ग्लूकोज है ना। और ये दूसरी बात, इसके पैसे कम है ना।
ये जो है ना 2 रुपए का भी आता है, 5 रुपए का भी आता है, 10 रुपए का भी आता है ना, और ज्यादा बड़ा भी आता है। तो होता क्या है, आप इसको क्यों खरीदते हो? क्योंकि इसका प्राइस कम है और खाने में अच्छा है ना। अब सपोज करो पार्ले जी वालों को ये बात पता है कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, प्राइस उनका कम है, लेकिन पार्ले जी में कोई मेरे जैसा जो है वो एक इंसान आ गया जो पैसे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसने ये बोला उसने ये बोला कि एक काम करते हैं, लोग तो खरीद ही रहे हैं इसको ना, हम इसके पैसे बढ़ा देते हैं। हम जो 2 रुपए वाला बिस्किट है उसको थोड़ा, 2 रुपए नहीं, 5 रुपए वाला जो बिस्किट है उसको हम क्या कर देते हैं, 10 रुपए का कर देते हैं। 5 रुपए का बिस्किट था, 10 रुपए का। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो है मान लेते 100 लोग खरीद रहे थे, अब जो है वो 100 लोग ना खरीद के, अब हो सकता है 100, चलिए मान लेते हैं 100 लोग अभी भी खरीद रहे हैं, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्राइस को और बढ़ा दिया, ठीक है। कंपनी वालों को पता लगा कि भैया इन्होंने 10 रुपए करा तो भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा कस्टमर पे, कस्टमर जो है वो 100 के 100 खरीद रहे हैं। सपोज करो उन्होंने क्या करा, प्राइस को और बढ़ा दिया, प्राइस को बढ़ा के उन्होंने 20 कर दिया। अब इफेक्ट पड़ेगा। अब आप 20 रुपए का पा लीजिए, अगर छोटा वाला खरीदोगे तो आपके पास में ऑप्शन है, आप बोलोगे ये टाइगर बिस्किट भी तो आता है इतना बढ़िया, उसके अंदर चॉकलेट भी लगी रहती है ना। बहुत सारे मारी गोल्ड आता है ना, मारी गोल्ड आता है, ये वाले बिस्किट आते हैं, ये तो भैया बहुत अच्छा है, ये तो मतलब फाइबर वाला बिस्किट होता है, इसको खा के तो हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे ठीक है, फाइबर होता है, हमारा सब कुछ बढ़िया रहेगा, है ना। तो मारी गोल्ड हो गया, टाइगर हो गया, तो अब आप क्या करोगे, अब आप ऑप्शन ट्राई करोगे, ऑप्शन ट्राई करोगे, यानी आप ये बोलोगे 20 रुपए में पार्ले जी कौन खाएगा यार, 20 रुपए में हम अच्छे बिस्किट भी तो खा सकते हैं इससे बढ़िया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी इसकी। मान लेते हैं यही चीज जो है ना मेरे मेरे जैसे इंसान ने समझी नहीं और पार्ले जी कर दिया 100 रुपए का एक बिस्किट, डिमांड बिल्कुल खत्म होगी, है ना। डिमांड बिल्कुल खत्म होगी तो क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम प्राइस बढ़ा रहे थे तो डिमांड जो है ना वो घट रही थी, प्राइस हमने बढ़ाया तो डिमांड जो है वो घट रही है। तो ये जो रिलेशन है, अगर मैं इसमें देख पाऊं तो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो एक्चुअल में जो एक है ना वो को रिलेशन का ही पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव को रिलेशन। दोबारा से बोल रहे हैं, प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन होता है को रिलेशन, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव को रिलेशन। होता क्या है इसमें, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, अगर आपके पास में कोरिलेशन 3 तरह का होता है, 3 तरह का कौन कौन सा, टाइप्स की बात करते हैं सबसे पहले हम इसकी, टाइप्स की बात करते हैं, 3 तरह का होता है। 3 तरह का कौन कौन सा, सबसे पहला आता है एक यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नाम से पता लग रहा है ना। दूसरा होता है इसमें नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव लिखा है भाई हमने, नेगेटिव कोरिलेशन, कोरिलेशन। और तीसरा जो होता है, तीसरा होता है अनकोरिलेटेड डेटा, ठीक है, अनकोरिलेटेड डेटा। अब जरा इन तीनों के बारे में बताते हैं। देखो क्या होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, क्या होता है कि सपोज करिए आपने क्या करा, दो ऑब्जर्वेशन या दो से ज्यादा ऑब्जर्वेशन अपने पास में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दो के लिए करते हैं हम, लेकिन दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन दो पे आते हैं, बाईवेरिएट डेटा पे ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो दो ऑब्जर्वेशन है, सपोज करिए पहले ही मैंने लिखा कि भैया ये किसी चीज का ना मतलब प्राइस है, ठीक है, 2 4 6 8, और इसी के साथ में दूसरी चीज का प्राइस है, ठीक है, जैसे 1 3 5 7, है ना, ये है। तो ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो x के बढ़ने पर, x के बढ़ने पर क्या y भी बढ़ता जा रहा है, तो आप बोलेंगे यस ऐसा हो रहा है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज भी बढ़ती जाए, है ना, एक चीज पे बढ़ने पर दूसरी चीज भी बढ़ती जाए, ठीक है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ एक चीज की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ही दूसरी चीज हो रही है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। अगर मान लेते हैं हमने जैसे प्राइस और डिमांड का करा था अभी, ठीक है, एक चीज के बढ़ने पर जैसे 2 4 6 8 ये प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड जो है वो घटती रहे, 10 9 8 7, ये नहीं कह रहा हूँ इसी रेशो में घटे, एक एक के गैप में घटे, दो दो के गैप में घटे, ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ घटे, है ना, ये नहीं कह रहा हूँ कि गैप सेम रहे, ये अलग बात है, ठीक है। तो अगर एक चीज के बढ़ने पर यानी एक्स बढ़ रहा है तो वाई जो है अगर वो घट रहा है, ठीक है, एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज घट रही है, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, वो सेम है, ओ सॉरी डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो इस तरह के कोरिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन बोल दिया जाता है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे नॉर्मल सा पूछूं भैया पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन में क्या डिफरेंस समझ में आया। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या हो रहा था, एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज बढ़ रही थी, नेगेटिव में क्या हो रहा था, एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज घट रही थी, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, एक चीज के घटने पर दूसरी चीज बढ़ रही थी, यानी डायरेक्शन डिफरेंट थी। तो अगर मैंने क्या करा, एक डेटा और लिखा यहाँ पे एक्स आई वाई आई, मैंने बिल्कुल बीच में डाल दिया इसको। मैंने आपसे पूछा देखिए ये डेटा है अपने पास में और इसमें मैं एक चीज को घटा रहा हूँ, 10 से 10 8 7 6, ठीक है,
इसको घटाने पर मैंने क्या करा, इसको भी घटा दिया। सपोज करिए 20 और मैंने कर दिया 14, ये मैंने कर दिया 12, फिर मैंने 10 कर दिया। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं अब क्या हुआ, x घट रहा है, y भी घट रहा है, तो ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है या अनकोरिलेटेड है? इन तीनों में से मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ जी, क्या जवाब दिया आपने? नेगेटिव कोरिलेशन। बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल गलत हो। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये नहीं है कि एक चीज बढ़ने पे दूसरी चीज बढ़े ना। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब यह है कि एक डेटा की या एक ऑब्जर्वेशन का जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो डायरेक्शन है, उससे दूसरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे अगर वही डायरेक्शन है, यानी दोनों का इफेक्ट सेम है, एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज बढ़ रही है या एक चीज के घटने पे दूसरी चीज घट रही है, तो ऐसा यानी सेम डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन सेम है ना। सेम डायरेक्शन कभी भी होती है तो कोरिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव क्या होगा फिर, अपोजिट डायरेक्शन होगी भाई। इसमें डायरेक्शन कैसी, अपोजिट, है ना। यानी एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज घटेगी या दूसरी चीज के घटने पे पहली चीज क्या होगी, बड़ी होगी। तो ऐसा कोरिलेशन जो होता है जिसमें डायरेक्शन कैसे होती है, अपोजिट होती है, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या समझ में आया आपको? पॉजिटिव कोरिलेशन ऐसा कोरिलेशन होता है जिसमें एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज क्या होगी, बढ़ेगी, या एक चीज के घटने पे दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी, यानी डायरेक्शन क्या होगी, सेम रहेगी। लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन में ऐसा होता है कि एक चीज के बढ़ने पे दूसरी घट रही है या दूसरी के घटने पर पहली वाली बढ़ रही है, यानी एक चीज का उल्टा इफेक्ट दूसरे पे हो रहा है। जैसे स्पीड और टाइम की बात करें हम, तो स्पीड जो होता है वो टाइम का जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, यानी स्पीड बढ़ोगी तो टाइम घटाओगे, है ना, टाइम बढ़ाओगे तो स्पीड घटाओगे, ये मतलब होता है। और लेकिन डिस्टेंस और स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपने देखा, मैं इसको कोरिलेशन से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। डिस्टेंस और स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है ना। जैसे जैसे आप डिस्टेंस घटाओगे यानी स्पीड घटी है आपकी। ठीक है, तो ऐसा जो डेटा होता है इसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव में जिसमें डायरेक्शन सेम हो, जिसमें डायरेक्शन डिफरेंट है उसको नेगेटिव कोरिलेशन में लेते हैं। अब बात ये आती है कि भैया डेटा ये दो तरह का ही नहीं होता, हमने बहुत सारा अलग अलग तरह के डेटा पढ़े हैं। ऐसा हो सकता है कि मान लेते पहला डेटा मैंने 2 4 6 8 लिख दिया, दूसरा डेटा मैंने क्या कर दिया, दो मैंने फिर लिख दिया 4, उसके बाद मैंने लिख दिया मान लेते हैं 1, उसके बाद मैंने लिख दिया 3, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका ये पहला वाला डेटा तो कम्प्लीटली बढ़ रहा है ना, एक्स तो बढ़ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में y पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या y बढ़ रहा है या घट रहा है? तो आप बोलेंगे सर 2 पे तो 2 था, 4 पे तो 4 था, 6 पे 1 हो गया, 8 पे 3 हो गया। तो इसका मतलब पहले तो ये बढ़ता हुआ दिखा, उसके बाद वो घटता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है ये पूरी तरह से इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब ये जो डेटा है सेकंड वाला y वाला, ये x से पूरी तरह से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसा जो डेटा होता है इसको हम बोलते हैं अनकोरिलेटेड डेटा, यानी जरूरी नहीं है कि डेटा आपस में रिलेटेड ही हो। आपने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स, डेटा कहाँ रिलेटेड होता है पूरी तरह से, है ना। तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा डेटा जो है वो पहले वाले डेटा से रिलेटेड हो, या पहले जो डेटा दे रखे हैं आपको सेट ऑफ डेटा दे रखे हैं उनसे रिलेटेड हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं अनकोरिलेटेड डेटा। तो टोटल कोरिलेशन का काम क्या होता है, कोरिलेशन का काम होता है कि भैया इन डेटा के बीच में रिलेशन निकालना। अब बात यह आती है कि भैया कि जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो कोरिलेशन में किसी भी तरीके से तो निकालते होंगे हम डेटा का, जब रिलेशन निकालते हैं तो कोई तरीका होता होगा। ऐसे तो है नहीं कि हम ऐसे टेबल देख 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 के हम रिलेशन निकाल रहे होंगे ना, ये तरीका भी गलत हो गया, है ना। तो कभी भी जब भी आपको कोरिलेशन के बीच में मतलब किसी भी चीज के बारे में बताना हो कि पहली ऑब्जर्वेशन से दूसरी ऑब्जर्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो ये बताने का काम करता है कोरिलेशन कॉफिशिएंट। कौन करता है, कोरिलेशन कॉफिशिएंट। कोरिलेशन कॉफिशिएंट को हम आर से डिनोट करते हैं वैसे। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन। वैसे तो इसमें देखो बात करें हम तो कोरिलेशन एनालिसिस में, रिग्रेशन एनालिसिस में 2 से 3 जो है मैथमेटिशियन है जिनका नाम है, लेकिन कार्ल पियर्सन का जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड माना जाता है। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे आपने वो एटम वाला वो पढ़ा होगा, परमाणु वाला मॉडल ना, है ना। पहले एक आया, बोर आया, उसके बाद कोई और आया, उसके बाद कोई और आया, रदरफोर्ड आया, उसका मॉडल लिखा गया, है ना। ऐसे कर करके मतलब पढ़ाए तो सबके जाते हैं, रदरफोर्ड वाला मॉडल जो है वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता था हम जब छोटी क्लास में थे। तो ऐसे ही होता है कि पढ़ाए तो सारे जाते हैं लेकिन इफेक्टिव जो है वो कार्ल पियर्सन का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन ने स्टैटिस्टिक्स दी है, ये है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, याद रखिएगा भैया। ठीक है, ये कौन है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स ज्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है भाई, याद रखिएगा। जिस समय 1857
कि क्रांति चल रही थी ना, उस समय इन्होंने ये मेथड बनाए थे भाई, बैठ के उस समय ये मजे ले रहे थे, मेथड बना रहे थे। 1857, आप मैं जो डेट बता रहा हूँ इसके आसपास की बात है, ठीक है। यानी 18 सेंचुरी का जो है कार्ल पियर्सन उस समय थे ये, ठीक है। उस समय इन्होंने ये टॉपिक बनाया था स्टैटिस्टिक्स। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इन्होंने ही कोरिलेशन एनालिसिस बनाया है। तो कार्ल पियर्सन ने एक कोफिशिएंट दिया जिसको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहा गया, आर से इसको डिनोट करते हैं। इसका काम ये था कि जब भी आपको कोई भी डेटा दे रखा हो, सेट ऑफ डेटा, तो उसके बारे में वो ये बताते हैं कि आर की जो वैल्यू आई है उससे ये पता लगता था कि किसी के बीच में, किसी दो या दो से ज्यादा सेट के बीच में जो भी रिलेशन है, यानी को रिलेशन जितना भी है वो कितना कम या ज्यादा है, ये बताने का काम होता था कोरिलेशन कोफिशिएंट का। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं कि मतलब आप ऐसे ही निकाल रहे हो, ठीक है। तो आर जो होता है, आर का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, है ना, अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। सिग्मा एक्स होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। सिग्मा वाई होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, अगर आपने नहीं देखा तो पुरानी वीडियोस में करवा रखा है कैसे निकालते हैं, ठीक है। बात ये आती है कोवेरियंस कैसे निकालते हैं, ये हम बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोवेरियंस का ये फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई। वेरियंस का रूट जो होता है ना, याद रखिएगा, अंडर रूट ऑफ वेरियंस अगर ऐसा लिख रखा है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा एक्स से, और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ही पढ़ते हैं हम। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि मैंने सिग्मा एक्स क्यों लिख दिया, है ना, आपने तो लिखा नहीं, यहाँ पे तो दिखा नहीं, है ना। तो ऐसा मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। तो आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई, और सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। तो होता क्या है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो होता है इसको सिग्मा एक्स वाई से हम डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन होता है, ठीक है। इसको ही दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है, दो तीन तरीके से कैसे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, समेशन एक्स आई वाई आई अपॉन सॉरी अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स आई वाई आई अपॉन एन लिखा जाता है, माइनस समेशन एक्स आई अपॉन एन इंटू समेशन वाई आई अपॉन एन। अब आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब है, ये यही मतलब है, एक्स बार का मीनिंग जो होता है वो होता है मीन, ठीक है, एक्स का मीन। वाई बार का मतलब होता है वाई का मीन। तो कभी भी अगर एक्स बार और वाई बार की बात हो रही है, इसका मतलब समेशन एक्स आई अपॉन एन और समेशन वाई आई अपॉन एन की बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये होता है, देखो इसमें ना फॉर्मुले ज्यादा हैं, अगर आपको फॉर्मुले याद हो गए तो काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है एक्स बार की वैल्यू क्या है, वाई बार की वैल्यू क्या है, क्लियर है। तो आप इस तरीके से जो है इसको पूरे फॉर्मुले को पहले तो कन्वर्ट और चीजों को समझ सकते हो। देखो समझ में आ गया। तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, है ना, अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, है ना। कोवेरियंस की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है समेशन एक्स आई वाई आई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स आई अपॉन एन इंटू समेशन वाई आई अपॉन एन। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बेसिस पे जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा दो तीन चीजें होती हैं। देखो क्या होता है कि सिग्मा एक्स वाई की आपने मतलब फॉर्मूला पढ़ लिया, ये होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना, इंटू वाई आई माइनस वाई बार, है ना, अपॉन में एन होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है अंडर रूट में समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन होता है ना। और इसका जो होता है सिग्मा वाई का, याद रखिएगा, ये होता है समेशन एक्स वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन में एन हो जाता है। तो मैं इन तीनों को कंबाइन करके अगर आर निकालूं, है ना, ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई यानी सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होता है ना। तो करेंगे क्या, हम अगर वैल्यू डालते हैं समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना, इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन में क्या कर सकता हूँ मैं, एन है ना, एन को मैं यहाँ पे बाहर लिख दूंगा, फिर अंडर रूट लगाता हूँ, अंडर रूट में समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर अंडर रूट में समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, वाई बार का सॉरी होल स्क्वायर अपॉन में एन बाहर निकल के रूट से एन स्क्वायर बन के एन आ गया, इस एन से ये वाला एन कट हो सकता है, ठीक है। जैसे ही कट हुआ तो क्या ये फॉर्मूला इसके जैसा लग रहा है, यस और नो, लग रहा है ना, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, है ना, तो आर की वैल्यू हम कुछ इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि आर निकालने के लिए देखो वैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉर्मूले हैं, पहले ये वाला जितना बता रहे हैं उतना अपने दिमाग में लगा लीजिए। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमने, ठीक है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। ठीक है, तो जब भी आपको कोवेरिएंस निकालना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, तो कुछ इस तरीके से आप निकालते हो। अब बात ये आती है भैया कि सर ठीक है आपने बता दिया, इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या होगा। देखो जब भी आपको कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे हम, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे ही डिपेंड करता है कि कोरिलेशन कितना कम या ज्यादा होता है किसी भी डेटा के बीच में। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जैसे मान लेते हैं, जब भी आपको किसी भी कोरिलेशन का मेजर निकालना हो, तो उसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोरिलेशन इंडेक्स यानी आर से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन इंडेक्स या कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है उसको आर से डिनोट करते हैं। अगर मान लेते हैं दोनों क्वांटिटीज, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर दोनों क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में वेरी कर रही है तो कोरिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट डायरेक्शन में वेरी कर रही है तो कोरिलेशन कैसा होता है, नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे समझ में आता है आर की वैल्यू जो होती है या तो वो पॉजिटिव आ सकती है या तो वो नेगेटिव आ सकती है, यानी कोरिलेशन या तो पॉजिटिव आ सकता है तो नेगेटिव आ सकता है, लेकिन कितना आएगा ये पता होना चाहिए। आर जो होता है मैक्सिमम जो होता है ना वो 1 होता है, मिनिमम जो होता है नेगेटिव में -1 हो सकता है, यानी आर की जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1 के बीच में। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात हो रही है इस समय। ठीक है, -1 से +1 के बीच में होती है, तो आर वेरी करता है -1 से +1 के बीच में। अब होता क्या है, जैसे देखो जरा, जैसे सपोज करो ये -1 है, ये +1 है ना, ये -1 है, ये +1 है, इसके बीच में कहीं पे 0 होगा। अगर ऐसा है तो जरा एक दो चीजें समझाते हैं आपको। जैसे सपोज करिए आपके पास में आर की वैल्यू आ गई 0.8, तो ये 1 के बहुत पास में है, बहुत ज्यादा पास में है ना। तो बहुत ज्यादा अगर मान लेते 1 के पास में है, जैसे 0.8 हो गया, 0.9 हो गया, 0.83 हो गया, ऐसा अगर कभी मान लेते हैं आर की वैल्यू आ जाती है, तो इस कोरिलेशन का जो नाम होता है इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव का मीनिंग ये होता है कि 1 के बिल्कुल पास जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। जैसे जैसे हम 1 के पास जाते रहते हैं ना, हम स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। ठीक है, हमारी जो है ना, हमारे को ऐसा लगता है कि हमने भैया कुछ अचीव कर लिया, हम कहीं पे पहुंच रहे हैं, 1 पे पहुंच रहे हैं, परफेक्ट पॉइंट पे पहुंच रहे हैं अपने। तो ऐसे पॉइंट पे अगर हम पहुंच रहे हैं तो हम स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, तो हमारा कोरिलेशन जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो जाता है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं मतलब 0.5 से बड़ी कोई भी वैल्यू है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाती है। 0.5 से कोई भी बड़ी वैल्यू है तो क्या कहलाती है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। जैसे सपोज करिए अगर मैंने ऐसे लिख रखा है 0.6 लिख रखा है, 0.83 लिख रखा है, तो ये सारा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। अगर मान लेते हैं हम 0 के पास में है, तो भैया जैसे हम 0 के पास में है, लेकिन इसका मतलब यह है कि हम कोरिलेशन जो है ना हमारा बिखरता जा रहा है, कॉमन रिलेशन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो हम वीक होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वीक पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, वीक पॉजिटिव। वीक पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आपका कोरिलेशन जो उसकी वैल्यू है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी आर की जो वैल्यू है वो 0 के लगभग आसपास आ रही है भैया, बिल्कुल आसपास है। यानी जैसे सपोज करो 0.1 है, 0.42 है ना, यहाँ पर होगा कहीं पे। तो अगर मान लेते हैं इस टाइप का कोरिलेशन है, जिसकी मतलब इस टाइप की आर की वैल्यू है, तो इस तरह के कोरिलेशन को हम बोलते हैं वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्या हुआ भैया, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जिसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो लगभग 1 के आसपास होती है ना। और वीक पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, ऐसा कोरिलेशन होता है जिसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, लगभग 0 के आसपास होती है। अब क्या हो कि मान लेते हैं ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो जाए। अगर पूरी की पूरी 0 हो गई तो इसका मतलब आर 0 हो गया। अगर आर 0 हो गया तो कोरिलेशन होगा ही नहीं, यानी डेटा कैसा हो जाएगा, अनकोरिलेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनकोरिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। अगर मान लेते हैं ये, मान लेते हैं थोड़ा सा आगे 1 पे पहुंच गया, तो 1 पे पहुंच गया तो इसका मतलब वो उस पॉइंट पे पहुंच गया जहां पे कोरिलेशन की वैल्यू सबसे ज्यादा हो सकती है, यानी परफेक्ट हो गया भैया, ये बिल्कुल काम हमारा परफेक्ट हो गया। तो इस टाइप जो कोरिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी हमने वो पॉइंट अचीव कर लिया भैया जहां पे कोरिलेशन सबसे ज्यादा है ना। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी क्या क्या सीखा हमने, जरा इसको रिकॉल करते हैं। देखो अगर आर 0 है तो इसका मतलब कोरिलेशन है ही नहीं, यानी कोई भी रिलेशन ही नहीं है उसके बीच में। रिलेशन ही नहीं है तो डेटा जो होता है ना, तो वो कुछ ऐसे बाइफर्केटेड डेटा होता है, मतलब कुछ इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा सा डेटा होता है, डिस्पर्स्ड डेटा होता है, इसमें कुछ रिलेशन नहीं होता। ठीक है, अगर मान लेते हैं आर की वैल्यू, अगर मान लेते हैं आर की वैल्यू जो है वो ये ना आकर, ठीक है, आर की वैल्यू जो है वो 1 के आसपास, वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ गई, है ना, 0 पॉइंट समथिंग अगर कुछ आ गई, तो जो रिलेशन होता है वो होता है वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है,
आर की वैल्यू 1 के आसपास आई तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आर की वैल्यू 1 ही आ गई तो परफेक्ट पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से आर की वैल्यू मान लेते हैं 0 से थोड़ी सी कम आ गई, नेगेटिव में आ गई, तो ये कैसा होगा बच्चे, वीक वीक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे -1 के बिल्कुल पास में आ गई तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, ठीक है। सपोज करो -1 ही आ गई, और -1 आ गई तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या होता है, कोरिलेशन के बारे में समझ में आ रहा है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है, इसकी वैल्यूज जो होती है -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर ये प्लस का 1 है तो इसको बोला जाता है परफेक्ट पॉजिटिव, अगर ये माइनस का 1 है तो परफेक्ट नेगेटिव होता है, अगर ये 0 हो गया तो नो कोरिलेशन यानी अनकोरिलेटेड हो जाता है पूरा का पूरा डेटा। अब मान लेते हैं ये 0 के बिल्कुल पास में है, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव डायरेक्शन में उस पर डिपेंड करता है। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वीक पॉजिटिव कहलाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये वीक नेगेटिव कहलाता है। 1 के बिल्कुल आसपास में है, 1 या -1 के आसपास में है, तो 1 के अगर पास में है तो वीक पॉजिटिव, -1 के पास में है तो वीक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, और -1 के पास में है तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हो जाता है। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो रही है, सही है ना। तो आर की वैल्यू आपको समझ में आ गई, कहाँ से कहाँ तक होती है, कैसे कैसे होती है, क्लियर है इतना सब कुछ। देखिए इस बार का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें आपसे यही पूछ लिया गया था कि आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, वो ही नहीं आती है बच्चों को। आप बात मानिए, मेरी सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इतना अगर आपको क्लियर है, कोरिलेशन के बारे में मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया है, अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन ना मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जरा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, केसेस वुड यू एक्सपेक्ट टू गेट अ नेगेटिव कोरिलेशन, इनमें से कौन से केस में आपको लगता है कि एक नेगेटिव कोरिलेशन आ जाएगा। एजेस ऑफ हस्बैंड वाइफ्स, ठीक है, शू साइज एंड इंटेलिजेंस, इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए नेगेटिव कोरिलेशन का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, एक डेटा बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। अच्छा, चलो जरा, जैसे सबसे पहला है, आपको ये चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन ढूंढना जिसमें एक के बढ़ने पे दूसरा घटे, एक के बढ़ने पे दूसरा घटता है अगर, तो ऐसा कोरिलेशन होगा, कौन सा, नेगेटिव होगा, ठीक है। आपको बस इतना काम करना है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपने सोच लिया होगा अपना आंसर, है ना। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ पहला ऑप्शन है, ठीक है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, ये कैसा है जरा देखते हैं। हस्बैंड की एज बढ़ती जाती है, बूढ़ा होता जाता है वो, वाइफ की एज बढ़ी नहीं रही है, कांस्टेंट ही पड़ी है। किसी भी इंसान के जब हस्बैंड का एज पूछ रहे हैं तो वो 30 से 40 हो जा रहा है बेचारा, 40 से 45 हो जा रहा है, 45 से 50 हो जा रहा है। वाइफ की एज पूछ रहे हैं तो वो 30 ही बता रही है। हस्बैंड 40 के हैं तो भी वो 30 ही बता रही है। हस्बैंड 45 के हैं तो भी वो 30 बता रही है। हस्बैंड 50 के हो गए तो वो कह रहे हैं आई एम 35, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, भैया वाइफ की तो एज ही नहीं बढ़ती ठीक है, एज ही नहीं बढ़ती, या सीधा सीधा से मैं बोलूं, वैसे भी ये आपस में रिलेटेड नहीं है। एजेस जो होती है हस्बैंड और वाइफ की आपस में रिलेटेड रिलेटेड कहाँ है, ठीक है। ये पर्टिकुलर प्रैक्टिकल डेटा नहीं है, प्रैक्टिकल डेटा नहीं है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं हो सकता। यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घट थोड़ी ना रही है ना। वाइफ की एज घट थोड़ी ना जाएगी हस्बैंड की बढ़ेगी तो, या हस्बैंड की एज घट थोड़ी ना जाएगी वाइफ की बढ़ेगी तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। शू साइज और इंटेलिजेंस, कहा जाता है कि जब बड़ों का जूता पाँव में आने लगे तो समझ लीजिए कि आपका जो है वो इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, ये कहने के लिए होता है, ठीक है। आपके जूते से आपकी इंटेलिजेंस की माप नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हमारा पाँव तो बहुत छोटा है, ठीक है तो ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव कोरिलेशन है, या अनकोरिलेटेड है भैया। शू साइज और इंटेलिजेंस किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होते। तीसरा आ जाता है, या चौथा पे पहले बात करते हैं, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप। रेनफॉल, जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी ज्यादा पैदावार होगी, यानी बारिश जो है, बारिश को मैं बी लिख रहा हूं, अगर बढ़ेगी तो यील्ड जो है वो भी बढ़ेगी ना, तो ये कैसा है, पॉजिटिव है। लास्ट वाले को देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे। इंश्योरेंस कंपनी का तो पता ही है ना आपको, वो आपका इंश्योरेंस कर देते हैं, आपको बोलते हैं कि आपको जब कुछ होगा, आप मर जाएंगे या आपको मतलब आपका एक्सीडेंट होगा तो हम आपको पैसे देंगे, ठीक है। देते वेते नहीं है वो, है ना। तो मान लेते हैं जब भी आपने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट जो होता है वो डिपेंड करता है आपका कुछ होना, अगर आपको कुछ हुआ तो उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो नंबर ऑफ क्लेम्स पे डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोग लोग जो है वो कम एक्सीडेंट हुआ है उनका, यानी लोगों ने जो है वो कम क्लेम करा है, ठीक है। लोगों ने कम कम क्लेम करा है, या लोगों ने ज्यादा क्लेम करा है होगा
तो प्रॉफिट घट जाएगा उनका, तब इसका मतलब उनको पैसे देने पड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज घट रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन कौन सा? नेगेटिव कोरिलेशन है ऑप्शन नंबर सी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है ना? पक्का ना? चलो, बहुत बढ़िया। अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द मेजर ऑफ। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है वो इनमें से किस चीज का मेजर होता है? सेंट्रल टेंडेंसी का, डिस्पर्जन का, दोनों का, या दोनों में से किसी नहीं का? ठीक है, चलिए बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। जब हमने आपको स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करवाई थी, आपने बना लिया ना आंसर, है ना? देखिए, जब हमने आपको स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करवाई थी तब हमने बताया था कोरिलेशन। देखो स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो तीन पार्ट्स में हमने डिफाइन करी थी। ठीक है, तीन पार्ट्स में हमने बोला था, एक होता है सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर, सेंट्रल टेंडेंसी। एक बोला था हमने डिस्पर्जन, है ना, डिस्पर्जन। और तीसरा हमने बोला था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। बोला था या नहीं? बोला था। तो इसका मतलब ये होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोरिलेशन एनालिसिस जो है वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। ना तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है, ना ही मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आता है। इसका मतलब ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये ना तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ना ही मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। इसका चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When the correlation between two variables is perfect, then the value of coefficient of correlation is। अगर मान लेते हैं जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन है वो परफेक्ट है। परफेक्ट समझते हो? परफेक्ट का मतलब वो अपने वो वाले पॉइंट पे टच कर ले जहां पे उसकी रेंज लाई कर रही है, यानी -1 से +1 के बीच में। तो अगर वो परफेक्ट है तो मान लो परफेक्ट है तो आर की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा गया है। -1 होगी, +1 होगी, 0 होगी, +-1 होगी। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है। करना यही है कि बस आप चारों में से एक ऑप्शन का आंसर ट्राई करिए, आपके हिसाब से क्या आता है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा? बिल्कुल सही, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? परफेक्ट खाली पॉजिटिव नहीं होता, या परफेक्ट खाली नेगेटिव नहीं होता। परफेक्ट पॉजिटिव भी होता है, परफेक्ट नेगेटिव भी होता है। यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्लस का 1 या -1, माइनस का 1 हो सकता है। प्लस का 1 हुआ तो परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 1 हुआ तो परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि उसने खाली परफेक्ट वर्ड यूज करा है, ये नहीं बताया कि पॉजिटिव की बात कर रहा है, नेगेटिव की बात कर रहा है। तो हम प्लस का या माइनस का 1 नहीं लेंगे, हम दोनों लेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। If two variables x and y are independent, then what is the correlation coefficient between them? ठीक है, अगर दो वेरिएबल हैं x और y, ठीक है, x से y पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा या y से x पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब डेटा जो है वो कैसा होगा? अनकोरिलेटेड। अनकोरिलेटेड डेटा में कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी r की वैल्यू कितनी होती है बताइए जल्दी। 1, -1, 0, नन ऑफ दीज। बहुत बढ़िया, 0। समझ में आ रहा है ना? इजी है ना समझना? देखो जब आपको बेसिक आते हो ना ये सब चीजें ना आपको हलवा लगेंगी। ये बोलेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हलवा है। ठीक है, लेकिन ये हलवा ही जलवा कर देता है जब आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आप छोड़ के भी आ जाते हैं। क्लियर है इतनी बात, है ना? चलो अच्छी बात है। अब जरा इधर ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन के पार्ट पे हम आ जाते हैं। आपको बोल रखा इफ समेशन xi इज इक्वल टू 15, समेशन yi इज इक्वल टू 36, xi yi इज इक्वल टू 110, n इज इक्वल टू 5, देन कोवेरियंस ऑफ xy इज इक्वल टू 0.8, 0.6, 0.4, 0.2। आपसे पूछा इसमें से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलो बनाओ इसको। ए बी सी डी में से चार को ऑप्शन दे रखे हैं, बनाना जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, कोवेरियंस का फॉर्मूला बताया अभी, यूज करो, आंसर बनाओ। ठीक है, चलिए आई होप आपने सबने बना लिया होगा। मैं सीधा सीधा इसका आंसर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, बिना वीडियो को पॉज करे। चलिए सबसे पहले तो हमारे को कोवेरियंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए भैया। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो होता है वो होता है समेशन एक्स आई वाई आई अपॉन एन, है ना, माइनस समेशन एक्स आई बाई एन इंटू समेशन वाई आई बाई एन, वाई आई बाई एन। चलो ठीक है, क्या क्या गिवन है वैल्यू रखो। समेशन एक्स आई वाई आई 110, एन 5, माइनस समेशन एक्स आई 15, है ना, अपॉन 5 इंटू वाई आई 36 अपॉन में 5। चलो काटो, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसको काटो, 5 दिया 15, और तो कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, नहीं 22 माइनस 3 से 36 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 तिया 18, और 3 तिया 9 और 1 10, 108/5 आ रहा है। तो ये हो गया 22 माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, तो 5 कम 5 पॉइंट कितना बचेगा, 6 7 8, 5 30, 21.6। ठीक है, 21.6 मिला हमारे को। 22 में से माइनस करेंगे 0.4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका करेक्ट आंसर हो रहा है भाई, है ना। आई होप आपने भी सी ही आंसर बनाया होगा। देखिए फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे आपको, उसके लिए कोई चॉइस नहीं है आपके पास में, ये याद करना ही पड़ेगा। क्लियर है?
तो 0.4 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला एक बार और देख लो, समेशन एक्स आई वाई आई अपॉन एन, समेशन एक्स आई अपॉन एन, समेशन वाई आई अपॉन एन। इसको ऐसा भी लिखा जाता है समेशन एक्स आई वाई आई बाई एन, है ना, माइनस एक्स बार इंटू वाई बार भी लिखा दिया जाता है कभी बार। मैंने देखो याद रखना है आपको, तीन फॉर्मूले हैं इसके, है ना, क्या होते हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, तीसरा होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को भी हम सिग्मा एक्स वाई लिख सकते हैं कई बार, ठीक है, याद रखिएगा, कहीं पे लिखा हुआ आ गया तो समझ में आ जाएगा, जाना चाहिए आपको कि बाइवेरिएट डेटा के लिए हम कोवेरियंस निकाल रहे हैं, सिग्मा एक्स वाई लिखते हैं इसको। और इसका एक और तीसरा फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना, वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है, और अपॉन में एन होता है। तो आप कैसा भी फॉर्मूला लगाओ आंसर तो आएगा, ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूला चूज करना पड़ेगा कि कौन सा लगा के कौन सा आंसर मिलेगा, ठीक है, उसके बेसिस पे ही आपका काम चलेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.6, कोवेरियंस इज 27 एंड वेरियंस इज ऑफ वाई इज 25, देन व्हाट इज द वेरियंस ऑफ एक्स, ठीक है, 9/5 9, 81/25 81। चलिए भैया स्टार्ट हो जाइए जल्दी से, ठीक है, आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है इसके लिए, 30 सेकंड में सीधा सीधा इसका आंसर बनाइएगा। चलिए मैं सीधा सीधा इसका आंसर बताता हूँ, 30 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए, आप आंसर बनाइए, मुझे बताइएगा, ठीक है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा। हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपको ये बोल रखा है इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी आर की वैल्यू दे रखी है 0.6, ठीक है, बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.6, कोवेरियंस इज 27, कोवेरियंस इज 27, ठीक है, वेरियंस ऑफ y दैट मींस सिग्मा स्क्वायर y इज 25, सिग्मा स्क्वायर y, व्हाट इज द वेरियंस ऑफ x, व्हाट इज द वेरियंस ऑफ यानी सिग्मा स्क्वायर x की वैल्यू पूछिए। चलो भाई, इसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, है ना, अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, बता रखा है आपको, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो क्या सिग्मा स्क्वायर दे रखा है तो सिग्मा वाई की वैल्यू निकल जाएगी क्या यहाँ से, सिग्मा वाई की निकल जाएगी 25 का रूट 5, है ना, अगर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो सिग्मा की वैल्यू 5 हो जाती है, ठीक है। आर की वैल्यू दे रखी है आपको, देखो 0.6 डाल दो यहाँ पे, ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 27, सिग्मा एक्स निकालना है, सिग्मा वाई 5 पता है, चलो इसको इधर लेकर जाओ, 5 30 हो जाता है, तो 3 आ गया, इज इक्वल टू 27 बाय सिग्मा एक्स। चलो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 नम 27, इसको इधर लेकर जाओ, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू आ गया भैया 9, लेकिन हमारे को सिग्मा एक्स निकालना है, नहीं हमारे को निकालना है सिग्मा स्क्वायर एक्स, तो 9 का स्क्वायर 81, ऑप्शन नंबर बहुत ही बढ़िया डी इसका करेक्ट आंसर। अगर आपका भी डी आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो देखो क्यों नहीं आया, है ना। तो समझ में आ रही है बातें कैसे कर रहे हैं, टॉपिक टफ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। जो चीज आप तरीके से पढ़ोगे, तरीके से मतलब अगर आप बिना घिचपिच करे पढ़ोगे ना, मैं इसको सीधा एक दिन में पूरा टॉपिक भी कवर करवा सकता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टॉपिक इस तरीके से पढ़िए कि आपको बेसिक से एडवांस पे जाओ और आप हल्के हल्के करके पढ़ो, ताकि आपको मजा भी आए और आपको समझ में भी आए। तो टफ कुछ नहीं लगेगा, बस तरीके से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको क्लियर हो रहा है तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ाते रहेंगे, आपको समझ में आता रहेगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। आपको बोल रखा है इफ द कोवेरियंस कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 30, वेरियंस ऑफ x इज 25, वेरियंस ऑफ y इज 144, देन व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, r की वैल्यू पूछिए, ठीक है। अच्छा जी, कोवेरियंस बिटवीन x एंड y दे रखा है आपको, तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं 0.4 0.6 0.5 0.7, ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। अपने दिमाग में इसको, एक दिमाग में नहीं अपनी कॉपी में इसको कर लीजिए, वीडियो पॉज वॉज करके करना है तो मैं सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। गिवन क्या है, गिवन है भाई इसमें कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई गिवन है 30, है ना। वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स का मतलब होता है भैया सिग्मा स्क्वायर एक्स, है ना, सिग्मा स्क्वायर एक्स जो है वो है आपका 25, वेरियंस ऑफ वाई यानी सिग्मा स्क्वायर वाई जो है वो है 144। आपसे पूछ क्या रहा है, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू पूछ रहा है, सर हमारे को फॉर्मूला याद हो गया, आर इज इक्वल टू जो होता है वो होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, हाँ जी बिल्कुल सही, अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होता है। चलिए कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 30, सिग्मा एक्स इसका रूट यानी 5, सिग्मा वाई इसका रूट यानी 12, है ना। चलो भाई 12 पंजे तो 60 होता है ना, तो 12 पंजे 60 होता है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं 30/60, जीरो जीरो कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, ये आ गया 1/2 यानी होता है 0.5। लो जी, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आर की वैल्यू तो वैसे भी 1 और -1 के बीच में ही आएगी, कभी भी आर अगर 1 से ज्यादा आ गया तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो कि आर 1 से ज्यादा नहीं आ सकता, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी होती है ना 0 से 1 के बीच में, ऐसे ही आर भी -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो हम इसका कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, खाली आपको चीजें ना रिकॉल करवा रहे हैं। इसी तरीके से आर की चीज भी याद रखिएगा, आर -1 से 1 के बीच में, आर -1 से 1 के बीच में, आर आ गया प्लस का 1 तो पॉजिटिव परफेक्ट वाला,
आर आ गया माइनस का 1 तो नेगेटिव परफेक्ट वाला, आर आ गया 0 तो अनकोरिलेटेड डेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जरा। अब जरा इसमें देख लेते हैं। चलिए, तो जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, देखकर ही छोड़ोगे ना इसको? हाँ बोलो, छोड़ोगे? एक बार इसको पढ़ो जरा। बोला गया है कि इफ z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड r इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सिग्मा z इज इक्वल टू दे रखा है a सिग्मा x प्लस b सिग्मा y। सिग्मा z इज इक्वल टू दे रखा है बी ऑप्शन में a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर y माइनस r स्क्वायर। तीसरा दे रखा है सिग्मा स्क्वायर z इज इक्वल टू आपको दे रखा है क्या, a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर y प्लस 2ab अपॉन r सिग्मा x सिग्मा y दे रखा है आपको। अब ध्यान से देखो, लास्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है सिग्मा स्क्वायर z इज इक्वल टू a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर y प्लस 2ab सिग्मा x सिग्मा y। अब दिक्कत ये आती है कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, जो कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर में आ भी गया। पॉलिटेक्निक के लेक्चरर के जो एग्जाम होते हैं वो बढ़िया होते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। तो आपको किस तरीके से करना है? तो पहली चीज तो ये है कि ज्यादातर लोग ना बताते नहीं है। एक्चुअल में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास में कोई बाइवेरिएट डेटा है, बाइवेरिएट डेटा, और उसमें लाइन की इक्वेशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी रिग्रेशन लाइन बना रहा है वो। ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन बना रहा है जैसे z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ये एक लाइन ऑफ रिग्रेशन बोली जाती है। ठीक है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो अगर मान लेते कोई इस टाइप की इक्वेशन दे रहा है, एक मतलब लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, एक वो लीनियर इक्वेशन बना रहा है, तो याद रखिएगा कि अगर मेरे को इसका वेरिएंस निकालना चाहिए, ठीक है, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर जेड, ये सिग्मा जेड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वेरिएंस है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकलता है वो वेरिएंस से निकलता है, ये बात याद रखिएगा। तो पहले वेरिएंस निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा ना। तो अगर मान लेते हैं आपको वेरिएंस निकालना है जेड का, यानी सिग्मा स्क्वायर जेड की अगर वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका वेरिएंस निकालना है आपको। वेरिएंस किसका निकालना है? ए एक्स का और बी वाई का, दोनों का वेरिएंस निकालना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेरिएंस निकालते कैसे हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको इक्वेशन इस तरह की गिवन हो, लीनियर इक्वेशन, तो इससे वेरिएंस कैसे निकालते हैं। तो याद रखिएगा वेरिएंस की वैल्यू किस तरीके से होती है। कांस्टेंट पे तो वेरिएंस जो होता है वो किस तरीके से काम करता है और कैसे कैसे होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि इसको ना नॉर्मल जैसे होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलते हो ना आप उस फॉर्मूले से इसको खोलिए। मतलब कैसे खोलिए? तो इसको कुछ इस तरीके से खोलिए, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स बनेगा, ये वेरिएंस ऑफ एक्स है ना, प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2ab यानी 2ab। इस तरीके से ऐसे करोगे। उसके बाद वेरिएंस x का y का, यानी दोनों का कॉमन वेरिएंस यानी कोवेरिएंस आपको निकालना होता है x y का। तो याद रखिएगा जब भी आपको इसको खोलना हो, तो इसको खोलने के लिए आप कुछ इस तरीके से ओपन करोगे इसको। ठीक है, अगर ऐसे ओपन करना आपको आता है तो आपका आंसर निकलेगा। अब बात ये आती है, सर इसमें से भी आपने जो ओपन करा है ना, अभी भी आंसर क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि इसका आंसर एक्चुअल में है क्या, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो, जैसे अगर आपको इतना समझ में आ गया कि हमने किस तरीके से ये करा है, सिग्मा स्क्वायर जेड को कभी भी आपको ओपन करना हो तो कुछ इस तरीके से आप ओपन करोगे। ठीक है, जेड की अगर ये वैल्यू दे रखी हो तो आप कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हो। अब बात ये आती है वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है ना, उसको क्या लिखते हैं हम? वेरिएंस ऑफ वाई जो होता है वो क्या लिखते हैं? को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई, उसको क्या लिखते हैं? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बताते हैं, आर इज इक्वल टू को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई होता है, हाँ या ना, अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होता है, यस और नो। इसको इधर लेके जाऊंगा तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी? है ना, क्या मिलेगी बताओ? आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हो जाएगी, हाँ या ना। ठीक है, वेरिएंस को हम लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर एक्स। तो हम इसको देखो कुछ इस तरीके से समझो, सिग्मा स्क्वायर जेड की जो वैल्यू आई है वो आई है ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर वाई प्लस 2ab आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। आई या नहीं आई? कौन से ऑप्शन में लग रहा है ऐसा? हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो भाई अगर ये चीजें नहीं पता होंगी बनेंगी नहीं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, छोड़ ही दोगे आप इसको, क्योंकि नहीं होगा ये, इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये तुक्का मार के भी नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, कैसे हम इसको ओपन करते हैं ये समझ में आया होगा, कॉमन रिलेशन किस तरीके से निकालते हैं समझ में आया होगा, को रिलेशन का भी हमने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड वीडियो में हम क्या करेंगे, रिग्रेशन के पार्ट पर आएंगे और रिग्रेशन का कुछ पार्ट हम करवाएंगे। उसके बाद में हम रिग्रेशन और को रिलेशन दोनों को मिक्स करके इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो बताएंगे कि किस तरीके से आते हैं, रिग्रेशन लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है,
कोरिलेशन में और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होते हैं उनकी वैल्यूज कैसे कैसे डिपेंडेंसी होती है उसकी, और वो क्या क्या कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट में क्या क्या रिलेशन वो फॉलो करते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन से इसका क्या रिलेशन है, सारी की सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।